आते हैं, सब हेडिंग लगा लो। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फैराडे ने विद्युत अपघटन, आप समझ ही रहे होगे इसमें कौन सा सेल यूज हो रहा होगा, विद्युत अपघटनी सेल। यानी कि फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। इसका मतलब एक नियम तो नहीं होगा, दो नियम थे। तो पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट में फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, इसको हम समझेंगे। बेसिक सा नियम है, कुछ खास नहीं है, तुम सब जानते हो। देखो इसको मैं समझाता हूं। मान लो ये कोई एक पात्र है, ठीक है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। चलो यहाँ पे मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं निगेटिव। ये बैटरी से तार को जोड़ दिया, और इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य मान लो भरा हुआ है। हालांकि इसमें चित्र की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, मान लो इसमें कोई सा भी विद्युत, जैसे अपन ने विद्युत अपघटनी सेल बनाया था तो NaCl था, यानी कि धनायन तो जाएंगे इस तरफ और ऋणायन जाएंगे इधर, इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे ऋणायन। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो सोडियम तो अपन को मिल रहा था, अच्छा ये क्या था, एनोड, और ये क्या था, कैथोड। ठीक है, यानी सोडियम तो हमें कहाँ मिल रहा था, कैथोड पर। Na+ आयन कहाँ मिल रहे थे, कैथोड पर। Cl- आयन हमें कहाँ मिल रहे थे, एनोड पर। और क्लोरीन गैस भी बन रही थी बाद में। तो ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है कि नहीं, मात्रा है कि नहीं। इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है। जैसे इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मतलब सोडियम यहाँ पे आ रहा है, इस पर कौन सा पदार्थ आ रहा है, क्लोरीन। अल्टरनेट आ तो पदार्थ ही रहा है ना, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। यानी कि ये भी मात्रा, ये भी मात्रा। इस पदार्थ की मात्रा को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मात्रा, वेट। ठीक है, पदार्थ की मात्रा हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इन दोनों के बीच में मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई या 12 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, तो ये मैंने बैटरी लगाई, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। आवेश, बैटरी से क्या निकलता, आवेश। तो और आवेश ही क्या होती है, विद्युत धारा को मानते हैं। आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने। तो यहाँ मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो यहाँ पर कुछ मात्रा प्राप्त होगी हमें। मान लो मैं 12 वोल्ट की जगह 50 वोल्ट की लगा दूं, तो क्या हुआ, तो पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। मतलब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है या विद्युत धारा के समानुपाती होती है। बात एक ही है, आवेश और विद्युत धारा तो एक ही, आप सब पढ़े होंगे ना, I बराबर Q/T, नहीं पढ़े, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, फिजिक्स में पढ़े होंगे। यानी कि आवेश और विद्युत धारा तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो मैं चाहे आवेश वर्ड बोलूं चाहे विद्युत धारा बोलूं, बात एक ही है। लेकिन ये समझना है कि ये जो मात्रा है जो इलेक्ट्रॉनों पर हमें प्राप्त हो रही है, ये किसके समानुपाती होती है, ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है आवेश पर, कि कितना आवेश, कितनी बैटरी लगाई है, कितने आवेश की, कितनी विद्युत धारा की। यदि ज्यादा वोल्ट की होगी तो हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी। अभी तुम छोटी सी बैटरी लगाओ तो कहोगे धीरे धीरे यार हो रहा है अपघटन, वो तो रहा है पर धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि बैटरी छोटी है, आवेश कम दे रहे हो तुम, तो जो पदार्थ मिलेगा वो बहुत कम है। यही बस ये नियम है फैराडे का नियम, बेसिक सा नियम है। आप सब समझ गए होंगे कि फैराडे ने क्या कहा था। फैराडे ने ये कहा था कि किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघटन के समय, यानी विद्युत अपघट्य इसमें भरा है, विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती या विद्युत धारा के समानुपाती
होती है, अर्थात W समानुपाती Q। लिख सकता हूं मैं, यही नियम है, W समानुपाती Q। अब मैं Q की जगह में, मुझे पता है Q बराबर क्या होता है। देखो हम जानते हैं कि I बराबर होता है, यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है Q आवेश बटे समय, ये हम जानते हैं। इसको मैं यहाँ लिख दूं तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I T। तो देखो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर नहीं समानुपाती, I T। अब ये समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक फैराडे ने लिया था Z, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अब इन सबको अपन लिख सकते हैं, जहां बताओ W बराबर क्या है, W बराबर क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। लिख सकते हो सब लोग, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। और बताओ Q क्या है, आवेश या विद्युत धारा की मात्रा, इसी को हम बोलते हैं आवेश। कूलम में होता है आवेश, ठीक है, या एक नाम और है बिलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा। आवेश या विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है। आवेश को अपन कूलम में नापते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, कूलम, ठीक है। और क्या है, W हो गया, Q हो गया, I क्या है, I है बिलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा। बिल्कुल बेसिक सा नियम है, जैसे तुम जानते थे। T बराबर क्या है, अच्छा विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, मैं इकाई भी लिखता जा रहा हूँ, एम्पियर में। और समय T बराबर क्या है, समय सेकंड में, हमेशा सेकंड में, मिनट में, आवर्स में भी क्वेश्चन में दिया हुआ न्यूमेरिकल में, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करके लगाना है, क्योंकि अपन सेकंड में ही नापते हैं। और क्या बच गया, Z बराबर नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत। अब मैं फिर से देखो इसकी डेफिनेशन बोल दूं, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। या तो मात्रा बोल दो या फिर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये हमने बेसिक सा था, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मान लो कोई तुमसे पूछे कि मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, तो देखो इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है, W बराबर ZIT। हम इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, देखिए कैसे। यदि I बराबर, यानी विद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर हो और समय T बराबर 1 सेकंड हो, तो बताओ Z बराबर क्या होगा, W होगा क्या नहीं। देखो Z बराबर W, ये दोनों क्या कर दे, एक एक, तो Z बराबर आ गया W। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहते हैं। फिर से देख लो, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक किसी विद्युत अपघट्य में या विलयन में प्रवाहित की जाए तो
इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? याद भी हो गया होगा मुझे लगता है ना? कुछ भी नहीं, और इतना इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में आता रहता है, कई बार पेपर में ये आया हुआ है। अब हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम भी प्रथम नियम से रिलेटेड है। उन्होंने देखो क्या कहा, द्वितीय नियम अपन पढ़ते हैं। मैं पहले इसके लिए डायग्राम तो पहले चाहिए, भले ही इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बिना समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, यदि मैं तुम्हें नोट्स दे दूं और समझाऊं नहीं तो तुम रट तो लोगे, पर उसे ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो डायग्राम और जो बोलना ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं है। तुम रट डालोगे, नोट्स तो मैं बेहतरीन दे दूंगा तुम्हें, पर बिना डायग्राम के समझ में भी तो नहीं आते। अब मैं देखो, फैराडे ने क्या किया था, अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए थे, बहुत सारे लिए थे, मैं 2 या 3 ले लेता हूँ। विभिन्न विद्युत अपघट्य, इसमें कोई अलग विलयन भरा है, ठीक है, और मान लो तुम भी रफ में तो बना ही लिया करो डायग्राम, क्योंकि ये पेयर में नहीं मिलेंगे और पेयर में इनकी जरूरत भी नहीं है। मैंने अलग अलग तरह के 3 विद्युत अपघट्य ले लिए, ठीक है, अलग अलग है। किसी में नमक भरा है, किसी में AgCl भरा है, किसी में KCl भरा है ना? अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, जैसे कि NaCl मान लो, चलो NaCl, KCl और AgCl, अलग अलग विद्युत अपघट्य। और इनमें मैंने डुबो दिए इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड मैंने इसमें डुबो दिया, और एक इलेक्ट्रोड इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक, ये सब इलेक्ट्रोड इसमें मैंने डुबो रखे। और इन इलेक्ट्रोडों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, देखो, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे मान लो कोई बैटरी लगा रखी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तीनों में एक ही शक्ति की विद्युत धारा, यानी कि Q एक जैसा, इसमें वही इसमें है और वही इसमें, एक ही शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी कि उन्होंने I में भी कोई चेंज नहीं किया। I और आवेश तो एक ही है, यदि मैंने Q एक जैसा कर दिया तीनों में तो I भी एक जैसा, यानी कि आवेश समान हो या फिर विद्युत धारा समान कह सकते हो, तीनों में समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित की, एक जैसी, यानी 1 एम्पियर की यदि इस वाले में की तो 1 एम्पियर की इसमें, 1 एम्पियर की इसमें, सब में विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान शक्ति की विद्युत धारा, समान शक्ति मतलब एक जैसी समान शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक, जैसे यदि इसमें मैंने 10 सेकंड तक प्रवाहित की तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, मतलब इन सब में समय क्या है, बराबर बराबर, टी समय, टी इसमें और टी इसमें। तो इन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी इस पर W1, W2 और W3 मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि E1, E2 और E3, या मैं इसको ऐसे कहूं कि W समानुपाती E कह सकता हूं। तीनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती निकली? ये E क्या है पता है? E होता है इक्विवेलेंट मास, यानी कि तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार आप सब जानते होंगे, शायद मैंने पढ़ाया होगा, तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता, होता है कि नहीं? अणु भार बटे संयोजकता। फिर से समझते हैं इस नियम को। देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, जब एक ही शक्ति की विद्युत धारा, ये रही एक ही शक्ति का मतलब समझ गए होगे, आवेश इनके तीनों के समान। जब एक ही शक्ति की विद्युत धारा
एक ही समय तक, देखो इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी, यानी एक ही समय तक विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती। विभिन्न विद्युत अपघट्य आपके सामने हैं। एक विद्युत अपघट्य मैंने NaCl ले रखा था, एक मैंने KCl ले रखा था और एक मैंने AgCl। विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तब विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर, विभिन्न इलेक्ट्रोड माने अलग अलग, विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, यानी Z के भी समानुपाती होती है। चाहे मैं ये बात बोलूं चाहे ये बोलूं, बराबर नहीं होती। ध्यान रखना, समानुपाती बराबर में जमीन आसमान का अंतर है। समानुपाती होती है मतलब इसकी और इसकी और इसकी यदि मैं W और E निकालूं तो समानुपात, उनका अनुपात समान आएगा। भले ही राशियां अलग अलग होंगी लेकिन जब इन दोनों का अनुपात देखोगे तो समान आएगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे समान आएगा। W, अच्छा इस नियम से भी समझ में आ रहा है कि W और Z एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है ना। तो नियम में, कई बुक में तो नियम कहता है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। कई बुक में ये कहता है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान की समानुपाती होती है। बात एक ही है, ये तीनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। देखो W समानुपाती मैंने लिख दिया E। अब इसको सॉल्व करने के मैं तुम्हें एक आधा तरीके बता दूंगा किस तरह से आगे इसको बढ़ेंगे। देखो एक तरीका मैं बताता हूं, मान लो W बराबर नियतांक, आएगा यहाँ पे कोई नियतांक, इंटू E। इस E को मैं कहाँ ला सकता हूँ, W के नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, वही नियतांक। ठीक है, यदि ये पहले वाले विद्युत अपघट्य के लिए है तो 1 लिख दूंगा, यदि इसके लिए कहूं तो ये आएगा। यदि मैं इसके लिए निकालूं दूसरे वाले के लिए तो बताओ क्या आएगा, W2/E2 बराबर क्या आएगा, नियतांक, समीकरण 2। यदि मैं इसके लिए कहूं तो क्या आएगा, W3/E3 बराबर नियतांक, समीकरण 3। बताओ इन तीनों समीकरणों को मिला दूं तो नियतांक नियतांक तो हट जाएंगे और बराबर में क्या आ जाएगा, W1/D1, W2/E2, W3/E3। यानी कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, W1/E1, W2/E2 और W3/E3। यही चीज यदि मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के साथ कर रहा होता तो भी तो यही आता, बस केवल W की जगह Z आने लगेगा या फिर E की जगह Z आने लगेगा। यानी मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता था, जैसे मान लो मैं कहूं कि E समानुपाती होता है Z, बिल्कुल है, E समानुपाती क्या होगा, Z, E और Z। यदि मैं इनमें ऐसा समीकरण बनाऊं तो क्या बन जाएगा, E1/Z1 बराबर E2/Z2। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना ये W1 है, इस W2 को नीचे ले आओ तो क्या लिख देंगे इसको, W1/W2। इस E1 को यहाँ ले जाऊं, E1/E2, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही ये चौथे वाले के साथ में कन्वर्ट होगा, है ना, क्योंकि अब ये 3 है, 4 लेते तो ये भी कन्वर्ट हो जाता उसी के, यानी W1/W2 बराबर E1/E2। कुल मिला के ये जो अनुपात आएंगे ना इनकी, मात्रा का और तुल्यांकी द्रव्यमान का जो अनुपात आएगा वो समान होगा। ठीक है, अनुपात, जैसे मान लो मैं तुमसे ये कह दूं कि W1 आ गया 4 और E2 आ गया 2, ठीक है, और W2 आ गया 8 और E2 आ गया 4। देखो वैसे वैल्यू अलग अलग दिख रही हैं लेकिन इनके अनुपात निकालोगे तो क्या आएंगे, समान आएंगे। यहाँ मात्रा भले ही 8 है 4 है क्योंकि अलग तरह का विद्युत अपघट्य है, लेकिन जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा नहीं। तो तुम करके देख लो, वैल्यू रखो इसमें, देखो W1 की वैल्यू कितनी मान लो 4, E1 की कितनी है 2,
बराबर W2 की वैल्यू कितनी है 8 और E2 की वैल्यू कितनी है 8। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बराबर नहीं पर है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बराबर। तो ये यही कहता है ये नियम, द्वितीय नियम, फिर से समझो। फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा, मैंने देखो एक ही शक्ति की विद्युत धारा लगा रखी है, एक ही समय तक प्रवाहित की जाती है, तो विभिन्न विद्युत अपघट्यों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती या विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होती है। वैसे मैंने तो इतना तरीका समझाया, देखो तुम एक तरीका और शॉर्टकट समझा दो इसका, वो ले लो। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है W समानुपाती E समानुपाती E समानुपाती Z। सीधे W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर Z1 अपॉन Z2। यदि 2 विलयन है तो 3 होंगे तो कुछ अलग तरह का, W1 अपॉन W2, 3 होंगे तो फिर अलग बनाना पड़ेगा। यदि 2 विलयन है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2 बराबर W3 अपॉन E3। और है तो और आगे तो ज्यादातर तुम्हें या तो 2 विलयन होंगे या 3 होंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। हलदार एक समानुपाती है तो उनके अनुपात भी क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई भी किसी के भी समानुपाती है तो उनके अनुपात हमेशा समान ही होते, अनुपात हमेशा समान होते हैं। ठीक है, अब देखो इस नियम से भी मैं इस नियम को कनेक्ट कर सकता हूँ। देखना W बराबर आता है ZIT। विद्युत धारा कैसी है? समान। समय कैसा है? समान। तो क्या क्या बदल रहा है? मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो मान लो पहले विलयन के लिए W1 अपॉन Z1IT, ये तो समान रहेगा। समीकरण 1। W2 बराबर Z2IT, समीकरण 2। और W3 बराबर Z3IT, समीकरण 3। बन गए तीनों। अब देखो मैं इसको यहाँ ले आऊं, W1 अपॉन Z1 बराबर IT, और मैं इसको यहाँ ले आऊं W2 अपॉन Z2 बराबर IT और W3 अपॉन Z3 बराबर IT। समीकरण 4, 5 और 6 देखो बराबर हो गए W1 अपॉन Z1 बराबर W2 अपॉन Z2 W3 अपॉन Z3। मैंने तुम्हें बताया कई तरीके हैं निकालने के। कुल मिला के हमें क्या याद रखना है? इतने सारे मैंने बताए, मैंने तो समझाए इतने। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में बहुत सारे विद्युत अपघट्य हों, उनमें एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये फैराडे का नियम है। और ऐसे लिखो और ऐसे लिख के आ जाओ, खत्म। कुछ नहीं करना तुम्हें फालतू ज्यादा। मैंने यही नोट्स में दिया, क्योंकि नोट समझाता तो मैं बहुत डिटेल में, नोट्स में तुम्हें वही चीज मिलेगी तुम्हें लिख के आ। क्लियर हुआ? अब देखिए इस पे मैं तुम्हें, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, तुल्यांकी द्रव्यमान और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में संबंध। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर ये क्वेश्चन है तुल्यांकी द्रव्यमान और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? जेड में संबंध। वैसे तो हम जानते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये फैराडे के द्वितीय नियम से स्पष्ट हो चुका है। तो हम लिखेंगे आंसर फैराडे के नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के नियम से या द्वितीय नियम से, एक ही बात है, वो तो फैराडे का ही तो नियम है। फैराडे का नियम क्या कहता है? किसी भी विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी द्रव्यमान E Z के समानुपाती होता है। तो E बराबर, जब मैं समानुपाती हटाऊंगा तो एक नियतांक आ जाता है F, जिसे फैराडे नियतांक कहते हैं। E बराबर FZ, जहां F बराबर फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, नियतांक है जिसका मान, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, जिसका मान बताओ कितना होता है? फैराडे नियतांक का मान कोई जानता हो तो मुझे कमेंट में लिखे जल्दी से। जिसका मान
1 फैराडे बराबर, फिजिक्स में पढ़ा तो होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा, तो मैं लिख देता हूँ 96,500 कूलाम होता है। पढ़ोगे तुम फिजिक्स में, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, 96,500 कूलाम। एक्चुअली में इतना आता नहीं है, इससे कुछ कम आता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए उसको राउंड फिगर कर दिया था। वैसे 96,440 आता है, कितना आता है? 96,440। और ये आया कैसे, मैं ये समझाऊंगा तुम्हें। 96,440 कैसे आया ये मुझे बताना है। ये तो रट लिया, याद हो, तुम्हें याद भी रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें वहां क्वेश्चन में रखनी पड़ेगी। फैराडे नियतांक की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में रखनी पड़ेगी, वो देगा नहीं इस वैल्यू को, तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी 96,500 कूलम। एक्चुअल में इतनी आती है। ओटी तो इस पर कई बार आती थी पहले, अब तो ओटी बंद हो गई इस चैप्टर से। ऑप्शन में ये दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लगभग वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो इसके बहुत ऊपर नीचे दे देगा, जैसे 9600, 96,000 है, 9,500 ऐसे देगा, जिससे बच्चा कंफ्यूजन में रहे। ठीक है, अब देखो मैं इसको बताता हूँ आया कैसे। क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। ये एक्चुअली में मैं इसमें मान रख दूं बस 1 फैराडे का ई बराबर, फिर मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। 96,500 इंटू जेड। मुझे मान लो जेड निकालना है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? जेड बराबर आ जाएगा ई अपॉन 96,500। जी मेन फॉर्मूला है, इस पे आता है न्यूमेरिकल। तो मैं तुल्यांकी बार दे देगा और जेड पूछ लेगा, या जेड दे देगा तो ई पूछ लेगा। फैराडे नियतांक वो तुम्हें नहीं देगा, जिसका मान मैंने पहले से ही फॉर्मूले में ही रख के दे दिया, काम ही खत्म कर दिया कि याद रखो, यही फॉर्मूला लगाओ, सीधे आंसर। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये मान कैसे आया। तो देखो मैं यहाँ कॉर्नर में कर देता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कुछ तो जानते होगे। 1 फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। उपस्थित आवेश, देखो ये क्या होता है मैं बताता हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझे सोडियम प्लस को सोडियम में कन्वर्ट करना है। किसमें? सोडियम प्लस को सोडियम में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको इतनी विद्युत धारा देनी पड़ेगी कि सोडियम में परिवर्तित हो जाए, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 फैराडे। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है ये फैराडे का मान। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है मुझे सब जानते होंगे। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा, 11th क्लास लग रही है यहाँ पे थोड़ी सी। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 10 टू द पावर 23, 10 पे घात 23 के बराबर होती है। 1 मोल में इतनी वैल्यू होती है, मतलब इतने कण पाए जाते हैं। अब वो कण किसी के भी हों, चाहे वो अणु के हों, चाहे वो परमाणु के हों, चाहे वो आयन के हों, किसी के भी हो सकते हैं, यानी इतने कण पाए जाते हैं 1 मोल में। तो मैं 1 मोल का मान रखने जा रहा हूँ 6.022 10 टू द पावर 23। जिन्हें 11th नहीं पढ़ा वो इस वैल्यू को याद रख लो, क्योंकि वो तो करनी पड़ेगी। 1 मोल का मान होता है ये। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 1 दर्जन का क्या मान है, आप कहोगे सर 12। मैंने कही क्या है 12? कुछ भी जो हम पूछेंगे वही चीज 12 होती है। पेन, पेंसिल, केले, सेब, जो भी है। एक एक दर्जन का मतलब होता है 12 चीजें। ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है इतनी चीज। ठीक है, इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान से देखना, बहुत कुछ छुपा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश सबने पढ़ा होगा 11th के। मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ, चैप्टर को स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, सेकंड चैप्टर की 11th की। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के 19 कूलम, -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, बिल्कुल सही है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
आप इन दोनों का गुणा करोगे भाई लोगों तो आंसर आ जाएगा 96,440 कूलम एग्जैक्ट। क्योंकि आप सोचो 23 में से 19 घटेगा तो कितनी घातें बचेंगी? 20, 21, 22 और 23, 10 में घात 4 बचेगी। और फिर करोगे इनके गुणा, गुणा करने के बाद दशमलव हटाओगे भी तो घात 4 है तुम्हारे पास ऑलरेडी। जैसे ही उस घात 4 का यानी 4 जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो जितने भी दशमलव होंगे सब हट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 96,440 कूलम। इसको फेराडे ने क्वेश्चनों को सिंपल करने के लिए यानी उनकी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए नियरली इक्वल, ये चिन्ह होता है लगभग बराबर का, इस चिन्ह को बोलते हैं लगभग बराबर, ऐसा एस जैसा। इसको उन्होंने बोल दिया कि 96,500 कूलम भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? ये आ गया हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान E और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z में संबंध। मेन हमारा फॉर्मूला ये था जिसको हमें याद रखना है। मैंने ये तो इसलिए करा दिया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर आप इसी क्वेश्चन में साइड में कर लेना, जगह बचती है। क्वेश्चन आए तो ये भले ही मत करना, ये डायरेक्ट लिखना, लेकिन बच्चे ये पूछ लेते कि ये आया कहाँ से, तो वो मैंने बताया कि कैसे आया। चलिए अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? न्यूमेरिकल देखिए, फॉर्मूले तो तुम्हारे सामने यही हैंगे। मैंने पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला है। ये दो फॉर्मूले हैं, Z बराबर ये 96,500 कूलम और W बराबर ZIT, ठीक है? इस पे मैं न्यूमेरिकल कराता, चलो लिखो। कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 के विलयन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को, फॉर्मूले तुम्हारे सामने यही लगेंगे, तुम देख लो इसमें क्या दिया हुआ है। देखो दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर यानी हमें दिए विद्युत धारा I बराबर 1.5 एम्पियर और 10 मिनट तक तो समय भी दिया है। 10 मिनट मैंने क्या बोला था तुमसे कि मिनट को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, मतलब 60 का गुणा करोगे तो ये आ गया 600 सेकंड। देख लो इतना समझ में आया? और क्या ज्ञात करना? कैथोड पर मुक्त कॉपर का द्रव्यमान, मुक्त कॉपर का मतलब W अपन को ज्ञात करना है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी। यदि कॉपर का मोलर द्रव्यमान यानी Cu का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर दिया है 63.5 ग्राम प्रति, मुझे बताओ W निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? ये रहा। W बराबर आता है ZI और T होता है, लेकिन इस पूरे में हमें Z कहीं नहीं दिया तो Z का फिर से लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। भाई दिया नहीं तो क्या करें, हमें E दिया, E तो हम निकाल सकते हैं, Z नहीं निकाल सकते। E निकालना तो आसान है, ये रहा तुल्यांकी द्रव्यमान E बराबर अणुभार बटे संयोजकता, और अणुभार क्या दिया है कॉपर का 63.5। संयोजकता निकालना हो सकता है किसी बच्चे को ना आए तो वो मैं बता देता हूं। देखो W बराबर Z का फॉर्मूला ये रहा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक E अपॉन 96,500 इंटू IT। E कैसे निकालोगे? मैं E को तो यहां निकालूंगा। E है क्या चीज? तुल्यांकी बार। तो तुल्यांकी बार, तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार या मोलर द्रव्यमान, एक ही बात है, ये रहा
लेकिन जो तुल्यांकी भार किसका निकालना है, कॉपर का, तो यहाँ मैं लिखूंगा Cu का तुल्यांकी भार बराबर Cu का अणुभार, ये फॉर्मूला मैंने बहुत पहले लिख दिया था, बटे संयोजकता किसकी, कॉपर की, कॉपर की। भाई संयोजकता भी तो किसकी लिखनी है, कॉपर की। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बची है, अब तो सिर्फ तुम्हें संयोजकता, अणुभार तो तुम्हें दिया ही है जरा 63.5। मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बता सकता है कॉपर की संयोजकता यहाँ कितनी है। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें समझ में आ रही है, थोड़ा सा भी यदि ध्यान दोगे तो तुम्हें संयोजकता, देखो कॉपर 1 भी रखता है और 2 भी रखता है, ये 2 है। अब इसका भाग दे लो, मान रख लो, आंसर आ जाएगा। मुझे इसका आंसर तुम लोग बताओ, निकालो। ई का मान कितना आ रहा है, 2 का भाग देके 31.75 यहाँ पर रख दो, 31.75 अपॉन 96,500 इंटू आई विद्युत धारा 1.5 इंटू समय t 600। काट पीट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है। ऊपर कितना बच गया, 1.75 इंटू 1.5 अपॉन 965, 6 भी है तो 15 छक्के 90, 9 बची ऊपर, ठीक है। इसका दे लेना भाग, चलो मैं ही बता देता हूँ, 0.0296 ग्राम। पहले 9 से काट लेना, कट जाए तो, नहीं तो फिर सीधे भाग दे लेना, और कुछ नहीं, या 5 से काट के देख लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए ये क्लास बहुत है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम, हाँ उतार लो आराम से, देख लो, एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है। आज बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है क्लास।